जब कभी हम अकाउंट्स यूज करते हैं तो उसमें हम हर चीज़ के लिए अलग लेजर यूज करते हैं। लेजर बेसिकली एक बुक, इस तरह की बुक्स है जिसमें हम अपने सारे, एक बुक में सेल्स, दूसरे में सारे एक्सपेंडिचर, तीसरे में सारे मतलब लाइबिलिटी वगैरह, सारे मतलब एक ही बुक में हमारे रिकॉर्ड होती है और बिल्कुल डिफरेंट हमें एक ही चीज़ का मतलब रिकॉर्ड दे तो उसको बेसिकली लेजर कहते हैं। ठीक है, ये जर्नल के बाद हम इशू करते हैं। जर्नल में तो हम डे बुक की तरह सारी एंट्रीज कर लेते हैं, मगर लेजर में जब डे बुक से हम फिर एंट्रीज उठा के लेजर में लाते हैं। ठीक है, तो लेजर में हम एंट्रीज करते हैं। लेजर किस तरह का होता है, मिसाल के तौर पे कोई सेम टॉपिक होता है, मिसाल के तौर पे हमारी सेल हो गई, परचेज हो गए, ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गए, तो ये हम इसी तरह के जर्नल में लेके जाते हैं डे बुक की तरह। ठीक है, अभी ये जो सेल हमारी हुई तो ये जाएगी हमारी सेल बुक की, सेल लेजर की तरफ। ये हमारी तरफ परचेज, इसी तरह एक्सपेंडिचर कराते हैं उसमें। तो एक एक बुक में अलग अलग जाने के लिए हम इसको लेजर कहते हैं और लेजर इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, हम आते हैं टाइप ऑफ लेजर्स की तरफ। लेजर्स के टाइप कितने हैं हमारे पास? 3 किस्म के टाइप्स लेजर के, सेल्स, परचेज एंड जनरल। सेल्स में सेल्स के मुतालिक हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी वो हमारी सेल जर्नल में, लेजर में जाएगी। मिसाल के तौर पे हम कोई गुड सेल करते हैं वो, या मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन से हमारे कुछ कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हो जाए वो भी हम सेल करते हैं तो वो भी हम सेल लेजर में लाएंगे। ठीक है, किसी वजह से हमें रेवेन्यू आती है वो सारे हमारे सेल लेजर में आएंगे। ठीक है, दूसरी हमारे साथ परचेज है। परचेज लेजर में हमारे पास मल्टीपल टाइप के वो आते हैं, जो तरह मतलब स्टेशनरी आती है, रॉ मटेरियल आता है। मिसाल के तौर पे यहाँ ब्रेन इंस्टीट्यूट की मिसाल में ले लूँ तो यहाँ में हमें डेली रूटीन में मार्कर चाहिए होता है, हमारे ये केबल खराब हो जाते हैं, ये चीज़ खराब हो जाती है। तो मल्टीपल किसी भी चीज़ को मतलब ले जाने के लिए जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं उसके लिए हम अलग बिल मेंटेन करते हैं। ये हमारी सारी परचेज है। ठीक है, ग्राफ समझ आ रही है आप लोगों को? जनरल लेजर इन दोनों के अलावा सेल के अलावा और परचेज के अलावा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम जनरल लेजर में लेके जाते हैं। जनरल लेजर में मिसाल के तौर पे किस तरह लेके जा सकते हैं, हमारी सैलरीज एंड वेजेस है वो हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर में शो कर देते हैं। या मिसाल के तौर पे हमें एक बिल्डिंग में काम करने के लिए कारपेंटर चाहिए थे, हम बंदे को उसके लिए सैलरी वेज देते। बाकी जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कोई मतलब डिस्प्यूट हो, जो भी मसला हो, किसी के एरियर्स वगैरह हो, किसी के आगे पीछे पैसे हो, तो जनरल लेजर में वो हम सारे रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है ना? तो होते हैं हम वन बाय वन इसको भी डिफाइन भी करते हैं। सेल लेजर is it the other company maintain the transaction selling of the product and services or the cost of goods sold. सेल को इन्होंने फर्दर और देखी, सेलिंग भी आ गई, जितनी हमारी सेल्स होती है, ठीक है, साथ में सर्विसेज, जितने हमारे सर्विसेज आते हैं। यहाँ पे ब्रेन इंस्टीट्यूट में मैं कुछ चीज प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, सर्विसेज दे रहा हूँ आपको टीच करने। एक डॉक्टर एक मरीज को देखता है तो वो सर्विस, तो जो भी पैसे वो सेल के लिहाज से सर्विसेज आते हैं। ठीक है, साथ में एक दूसरा भी है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, वो तमाम कास्ट जो कस्टमर को सोल्ड होने में एक प्रोडक्ट करते हैं वो भी हम सेल लेजर में ले जाएंगे। कस्टमर को सेल करने में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट हमें आ गए, ठीक है, प्रोडक्ट में हमारे पास एक मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है, साथ में हमारे पास जो ये कोरियर चार्जेस या जो भिजवाने के चार्जेस है वो है, ठीक है। कोरियर के साथ साथ वहां पे जो हमारे एम्प्लॉय हैं सैलरी एंड वेजेस ऑफ मार्केटिंग। हमारे पास एक तैयार प्रोडक्ट है और उसको सेल आउट करने पे जितने खर्चे आते हैं
ड्राइवर इस्तेमाल होता है, गाड़ी इस्तेमाल होती है, साथ में वहाँ की मार्केटिंग के स्टाफ इंगेज होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो हम सेल करते हैं वो गुड्स सोल्ड, वो भी हम सेल लेजर में उसको मतलब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यस सर। समझ आ रही है Yes. नहीं? नजर से ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं परचेज की तरफ। परचेज लेजर में क्या क्या चीजें हैं? वो सेल आउट है, ये परचेजिंग है। हम यहाँ पे परचेज करते हैं क्या चीज? सर्विस। मिसाल के तौर पे ब्रेन इंस्टीट्यूट एक वर्कशॉप कर रही और एक मतलब एक एक्सपर्ट बंदे को बुला लिया तो उसकी सर्विस ले ली, वो परचेज कर लिया उसने। ठीक है, प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं यहाँ पे लाने के लिए, मिसाल के तौर पे उसको क्या चाहिए, एक मेज चाहिए, तो वो खरीदारी करते हैं। एंड अदर गुड्स, बाकी इसके अलावा जितने भी गुड्स जो परचेज हो हमारे तरफ, मल्टीमीडिया परचेज होता है, ये चीज लैपटॉप वगैरह जो भी परचेज हो वो हमारे साथ परचेज लेजर में उसकी ट्रांजेक्शन आएगी। तो हमें मतलब एंड में कभी किसी भी ट्रांजेक्शन की कोई मतलब वो मसला नहीं रहेगा कि हमें पता हो कि ये सेल है कि ये परचेज है कि ये जर्नल है। जब ये वो मतलब जो भी हमें पता चलेगा तो उसी ट्रांजेक्शन को उस लेजर में जाके हम सर्च करेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा परचेज लेजर। क्लियर? यस जी विशाल से क्लियर है। अच्छा, जर्नल लेजर हमारे पास, जर्नल लेजर जो है वो टू पार्ट में डिवाइड है, नॉमिनल लेजर एंड प्राइवेट लेजर। ठीक है, नॉमिनल लेजर में हमारे पास क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, इनकम, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जानते हैं कोई? जी सर। जी बराबर। जो मेरे ख्याल से बोनस वगैरह सर। डिप्रिसिएशन ऐसा होता है ना, मिसाल के तौर पे हमने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, उसकी कीमत है 1000 रुपये। एक साल बाद, एक साल हम गुजर गए तो इस मशीन की वैल्यू की मतलब ये पहले नया था, अभी यूज हो चुका है एक साल में, तो इससे डिप्रिसिएशन कास्ट 10% डिडक्ट होगी, ये 900 का रह जाएगा। टाइम के साथ जब उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। ये बड़े बड़ी मशीनरी या जो गाड़ियाँ वगैरह, ये डिप्रिसिएशन कास्ट उसमें यूज होती है। सर यूज सेकंड हाँ, सेकंड मतलब पहले नई होती है, फिर दूसरे साल में थोड़ा काम करती है, तीसरे साल में आराम आराम से काम, बस आखिर 10 साल गुजरते हैं तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, तो उसको डिप्रिसिएशन कास्ट कहते हैं। ठीक है जनाब। यस। इसके साथ हमारे पास इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वगैरह जो हमारे पास इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, जानते होंगे सबको, इसका आइडिया होगा इंश्योरेंस का। जी सोहेल, ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी तरफ हम आते हैं प्राइवेट लेजर की तरफ। प्राइवेट लेजर में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सैलरीज, हमारे पास यहाँ पे स्टाफ में जितने लोग हैं उनकी सैलरीज इसमें रिकॉर्ड होती है। वेजेस, सैलरी एंड वेजेस का असल में अकाउंट एक होता है, मगर वेजेस वो होता है जो मतलब डेली वेजेस पे काम करते हैं, या आपने उसको टेम्पररी बुला लिया और काम करते हैं तो उसको वेजेस कहते हैं। ठीक है ना? यस सर। कैपिटल, आपका जो कैपिटल है उसके अलावा उसके मुतालिक आपका जो सरमाया है, आपकी जो चीज इशू की या दिखाई है, तो ये सारे हमारे पास आते हैं प्राइवेट लेजर। जनरल लेजर के हमारे पास 2 पार्ट है, नॉमिनल पार्ट में हमारे पास आते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस। साथ में जो हमारे पास प्राइवेट आती है उसमें हमारे पास सैलरी, वेजेस, कैपिटल वगैरह आते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? यस क्लियर? सर। अच्छा, लेजर का एक एग्जांपल, हम जब भी अकाउंटिंग से डील करेंगे तो इनको तो पता है, तो हमें सबसे बड़ा वास्ता पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज है? मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस
इक्विटीज। ठीक है, ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन है। लेजर अकाउंट में भी हमने डिफाइन किए कि एसेट, एसेट में क्या चीज़ है। एसेट मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जितनी भी मालियत है उसका सारा एसेट है। उसमें उसका अपना कितना है या उसका मतलब दूसरों का कितना है वो अलग बात है, मगर टोटल एसेट इसको कहते हैं। कैश, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैश इन हैंड या कैश इन बैंक कितना है वो हमारे पास एसेट में आता है। लैंड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो जमीन उसकी अपनी जाती हो वो उसका एसेट है। ठीक है जनाब, मिसाल से ठीक था। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल किसको कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल इसको कहते हैं कि हमारे पैसे किसी के तरफ ड्यू है और उन्होंने देने हैं तो पैसे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ब्रांच के पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2000 रुपए हैं, ठीक है। इनकी ये लैंड मिसाल के तौर पे अगर इनकी अपनी हो तो मैं मिसाल इसकी डाल 5000 रुपए प्राइस, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, ब्रांच के अकाउंट रिसीवेबल क्या हो सकते हैं कि स्टूडेंट की तरफ इसके आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उन्होंने रिसीव करने हैं इनसे, तो अकाउंट रिसीवेबल मिसाल के तौर पे इनकी 1000 रुपए, ठीक है जनाब, सही है। यस। इक्विपमेंट, हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एंड मशीनरी उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम को चलाने के लिए हम जो मशीनरी यहाँ पे इस लैब को चलाने के लिए हम ये कंप्यूटर यूज करते हैं, तो इसको हम मतलब कंप्यूटर भी कहते हैं और इसके हमारे इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े सामान जो होते हैं तो उसके लिए इक्विपमेंट यूज होता है। यहाँ के इक्विपमेंट मिसाल के तौर पे मैं बता दूँ तो 2000 रुपए के इक्विपमेंट हो गए, तो ये इन टोटल मेरे ख्याल में 9,000 रुपए बने, ठीक। यस सर। ये इसके तमाम एसेट हो गए। हम आते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। लाइबिलिटीज उसके कर्जे हैं, लोगों की मतलब कितने पैसे इसने देने हैं लोगों को। तो लाइबिलिटी हमारे पास डेट है। डेट किसको कहते हैं? डेट किसको कहते हैं? यहाँ से कर्ज, कर्ज पैसे हमारे ऊपर जितने लोग कर्जा हो। डेट किस तरह, मिसाल के तौर पे मिसाल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इनको वैसे कुछ पैसे दे दिए, 9,000 किए मैंने 2,000 रुपए वैसे इनको दे दिए, ठीक है। साथ में अकाउंट पेएबल, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रांच की मिसाल लो, हर बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल इसमें लगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने पेमेंट हमने करने, मिसाल के तौर पे आज यकम है तो वहाँ पे तनख्वाह ड्यू हो गई, तो जो सैलरी है वो ड्यू है मिसाल के तौर पे हो तो 1500 रुपए, ठीक है जनाब। फिर आते हैं हमारे पास लोन्स। इसके अलावा हमने किसी से पैसे लिए हो, लोन्स हो, कर्ज पे पैसे लिए हो, जितने भी हमारे पास लोगों के पास पैसे, मिसाल के तौर पे बता दूं मैं 1000 रुपए ये भी हो, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंस, इस क्या किसको कहते हैं? अक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंडिचर जो कर चुके हैं मगर उसके पैसे हमारे ऊपर भी बाकी हैं, अक्रूड एडवांस में हो चुके हैं मगर पेमेंट हमने करनी है, ठीक है। तो वो मिसाल के तौर पे मैं 1000 रुपये दो दिया, तो ये हमारे पास लाइबिलिटीज हो, ठीक है। तो वो हमारे पास 900 आ गई, ये हमारे पास 5,500 रुपये आ गए, ये हमारे पास लाइबिलिटीज है। तो वो इससे निकाल के तो मेरे ख्याल में 3,500 रुपये बकाया रहते, तो हमारी ऑनर इक्विटी होगी, जाती इक्विटी होगी। साइड तरफ चलते हैं वो डिस्कस करते हैं सर। ये डेट और लोन में क्या फर्क है सर? डेट ऐसा होता है ना, मिसाल के तौर पे बैंक अक्सर ये बॉन्ड ऑफर कर देते हैं, हमें कागज दे देता है, ठीक है। कागज दे देता है कि मतलब आम सा कागज देते हैं, हमें 25,000 रुपये दे दो, ये कागज ले लो, हम ये कहते हैं कि बॉन्ड निकलेगा, तो ये डेट है, ये बैंक की तरफ से इशू है, ठीक है। दूसरी इस तरह के ऐसे कर्ज है, मिसाल के तौर पे किसी के शेयर्स हमारे पास है, हमारे दिए हुए उसने काम खत्म कर दिया, हमने भी उसको पेमेंट कर दिया, डेट उसको कहते हैं, ठीक है। लॉस हमारे पैसे वगैरह हो, कैश की शक्ल, कैश की शक्ल में हो गए, मतलब मिसाल के तौर पे, या ऑलरेडी लोन, तो उसको भी आप कह सकते हैं कर्जा हमने किसी आज हमारा मतलब सैलरी का दिन था और हमें पैसे चाहिए तो हम जाके बैंक से कुछ ले लें कि हमारा हमें कुछ लोन दे दे कि हम काम करा, ठीक है। तो डे टू डे एक्सपेंडिचर इसके साथ चलते हैं। फिर हम आते हैं लेजर स्टॉक्स। स्टॉक हमारे पास जो है स्टॉक होल्डर इक्विटी,
ओनर इक्विटी की तरफ हम आ रहे हैं, ठीक है। स्टॉक होल्डर इक्विटी, जो स्टॉक होल्डर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है उसकी अपनी इक्विटी। कॉमन स्टॉक वो चीज, वो भी ओनरशिप डिजायर करती है, मगर ऐसी ओनरशिप है जो कि यहाँ पे एज ए शेयर यहाँ पे लगी हुई है, कॉमन स्टॉक उसको कहते हैं। साथ में रिटेन अर्निंग, वो पैसे कि जो इन्होंने विड्रॉ करने हैं, यहाँ से निकालने हैं, देने हैं उनको, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम आते हैं ऑपरेटिव रेवेन्यू। ऑपरेटिव रेवेन्यू किसको कहते हैं? ऑपरेटिव रेवेन्यू जैसा कि नाम, एक चीज ऑपरेट होगी तो उससे रेवेन्यू आएगा। ब्रेन इंस्टीट्यूट यहाँ पे चलेगा, एमएससी क्लास चलेगी, ऑपरेट होगी तो उससे रेवेन्यू आएगा, ठीक है। तो उस किस्म की रेवेन्यू वो सेल से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे हमने किसी को सेल कर दिए, प्रोडक्ट सेल कर दिए, मतलब कोई चीज सेल कर दी, लैपटॉप सेल कर दी, जो भी सेल्स कर सकती है। सर्विस फीसेस, यहाँ पे हमारे ये सर्विस के फीसेस है, जैसे कि आप मतलब सर्विस के देते हैं हमारे पास। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे पास ऑपरेटिंग जब हमारे पास काम हो रहा हो, मिसाल के तौर पे अगर ये एमएस की क्लास चल रही तो मैं हूँ तो ये एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर ये नहीं है तो ये एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, ठीक है जनाब। तो सैलरी एंड वेजेस, मेरी जो तनख्वाह होगी, ठीक है। इसके अलावा तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, मिसाल में ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस के जो खर्चे हैं, ऑफिस वाले स्टेशनरी लाएंगे, बुक लाएंगे मुझे मतलब फैसिलिटेट करने के लिए, तो ऑफिस के वो खर्चे होंगे। साथ में डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन जैसा कि मैंने बता दिया कि ये मल्टीमीडिया हमने खरीदा हुआ है, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए का, एक साल बाद जिसकी 10% वैल्यू कम हो गई तो वो एक्सपेंडिचर भी हम यहाँ से कास्ट कर जाएंगे, यस सर, ठीक है। यस किसको नहीं क्लियर, क्या बात है मुझे बताएं जी। Sir, you know the Muslim, the office expenses, the bad sales like fixed, sir. डिप्रिसिएशन, Otherwise, सर ये लेजर अकाउंट हर कंपनी में होता है? हर कंपनी में, अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं सब में ये अकाउंट, और इसको अकाउंटेंट डील करता है? वहाँ पे जो अकाउंट होते हैं, अकाउंट ऑफिसर होते हैं, फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, उसके सुपरविजन में अकाउंट ऑफिसर वो करते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, हमारे पास आ गई लेजर अकाउंट फॉर्मेट। जो हम लेजर बनाते हैं तो वो इस किस्म के तरीके से बना के देते हैं, ठीक है। नेम ऑफ बिजनेस, मिसाल के तौर पे, मिसाल में बता दूं नेम ऑफ बिजनेस, या मैं बता दूं कि ब्रेन्स इंस्टीट्यूट, ठीक है जनाब। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आ गया जनरल लेजर, ये सेम फॉर्मेट, जनरल लेजर, सेल लेजर, एक्सपेंडिचर लेजर, सब सारे के लिए सेम फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हर जगह पे डेट आती है। डेट की बात याद रखें कि हम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पे आज यकम है तो हम आज की जो एंट्री है वो सबसे पहले रखेंगे, कल की जो एंट्री होगी वो इस तरह रखेंगे। हम इस तरह नहीं कर सकेंगे 4 वाली एंट्री सबसे ऊपर ले आएंगे, यस नहीं इसका ये रेफरेंस नीचे आएगा, अगर 3 पे एंट्री है तो ठीक है, और 4 आ जाएगी, तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। साथ में हमारे पास पार्टिकुलर में हम ऐसी कुछ थोड़ी सी वर्डिंग यूज करते हैं कि उसकी वजह से हमें पता चल सके कि क्या ट्रांजैक्शन हुई यहाँ पे। तो पार्टिकुलर में मिसाल के तौर पे इसने कहा कि ओनर कंट्रीब्यूशन, ओनर ने एक काम कर दिया है कि एक 100 रुपए या $100 उसने दे दिए, ठीक है, ये हो गया। तो $100 को उसने तो दे दिए, ठीक है, तो उसके पास पैसे थे कैश या दे दिए या कैपिटल या जो भी था वो आ गया। तो हमारे पास पैसे, एक ओनर ने हमारे पास 100 रुपए दे दिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट बैंक डेबिट हो गया। बैंक क्या है? हमारा एसेट है, कैश है, ठीक है, उसके पास पैसे ज्यादा होते तो वो डेबिट ट्रांजैक्शन करता है। फिर हमारे पास कैपिटल जो है, ओनरशिप जो है, उसकी टोटल ओनरशिप वो हमारे पास उसकी ज्यादा होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लेके जाते हैं, वो क्रेडिट चला गया, ठीक है जनाब। फिर हम आते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन में, द शिप बाय पर, किसी ने कोई शिप में खरीद ली या कोई
कोई पालमाल कोई मतलब ट्रांजेक्शन है और वो करी, ठीक है, मिसाल के तौर पे या कोई प्लाट खरीद लिया या प्रॉपर्टी खरीद ली, जो भी है 2,000 रुपए का, मतलब इन्होंने ट्रांजेक्शन करनी थी कि हमने कोई जमीन खरीदनी है, तो उसके लिए जब ओनर ने 1,000 $100 दे दिए तो उसकी ट्रांजेक्शन ये गई, पैसे वहां पे बैंक में चले गए, उसकी कैपिटल ज्यादा हो गई, तो हमारे पास क्रेडिट में कैपिटल चला गया है और डेबिट में हमारे पास बैंक आ गई क्योंकि बैंक हमारा हिस्सा है, ठीक है जनाब। फिर हम आते हैं उसी पैसों में से 200 रुपए की उसने क्या कर दिए, जमीन खरीद ली, ठीक है, जब जमीन खरीद ली है तो बैंक से पैसे निकल गए, जब हमारा बैंक हमारा एसेट है, जब पैसे उससे निकलते तो हम उसको क्रेडिट साइड पे करते, तो हमारे पास क्रेडिट साइड का है, और प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी है वो हमारे पास डेबिट साइड पे, ठीक है जनाब। इसी तरह के आगे ट्रांजैक्शन हमारे पास बोर्ड जो लैंड है उसके लिए हमने कोई रेंट वगैरह या कुछ भी ट्रांजैक्शन करने के लिए या हमने उसका वो दे दिए कमीशन या जो भी, तो उसी लिहाज से हमने बैंक से पैसे करने दिए या बैंक से पैसे आने थे वो इंक्रीज हो गई या उसमें हमें रेंट आ गया है हमारे पास तो वो इंक्रीज हो गई, हमारे पास से रेंट आ गया तो हमारे पास डेबिट साइड पे प्लस आ गया कैश रेंट, और हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम रेंट जो है पैसे आ गए हमारे पास तो वो हमारे कैश में क्रेडिट में चले गए, जब हमारे पास रेवेन्यू के लिहाज से हमने बताया था कि रेवेन्यू बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट साइड पे करेंगे, रेवेन्यू हमारा एसेट है, ठीक है, तो हमने उसको क्रेडिट साइड पे नोट कर दिया, ठीक है। तो हमारे ट्रांजैक्शंस जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में तो उसका एक तरीका इस तरह होगा, ठीक है जनाब, इसको समझ नहीं आ रहा जी, नहीं से ठीक है। अच्छा, लेजर पोस्टिंग, अब हम जाते हैं किसी लेजर को की पोस्टिंग करते हैं, जब कभी भी हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है ना तो हम उसको पोस्ट करने के लिए लेके आते हैं लेजर में, पहले जर्नल में जाता है फिर उसके बाद लेजर में उसको लाते हैं पोस्टिंग के लिए, ठीक है। तो पोस्टिंग का तरीका क्या होगा, हमारे पास रूल फॉर राइटिंग जर्नल एंट्री लेजर अकाउंट, लेजर में अकाउंट एंट्री करने के लिए क्या रूल्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे लेजर पे, लायबिलिटीज दिस डिक्रीज ऑन द साइड डेबिट एंड इंक्रीज ऑन द क्रेडिट, हमारे पास जो कर्जे होंगे, कर्जे लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज हम जब भी हमारे पास माइनस में जाएंगे तो हम उसको डेबिट साइड पे लेके जाएंगे, और अगर प्लस पे जाएंगे तो क्रेडिट पे, सही लिखा है, हाँ, कर्जा हमारा जितना भी है वो मिसाल के तौर पे हमने किसी को पेमेंट कर दी है, मैंने आज पेमेंट कर दी है किसी भी लायबिलिटी मतलब किसी का मतलब हमारे पास ऊपर कोई कर्जा था या लोन था, जब हम पेमेंट करेंगे तो हम कैश से करेंगे, ठीक है ना, कैश के साथ करेंगे या बैंक के साथ करेंगे, तो कैश हमारे पास जब कैश एसेट है, जब कैश हमारे पास डिक्रीज होता है हम उसको क्रेडिट साइड पे लेके जाते हैं, लायबिलिटीज हमारे पास क्या होंगी, ये हमारे पास कम होती जा रही है तो हम उसको डेबिट साइड पे लेके जाते हैं, समझ आ रही है कि ये देखिए लायबिलिटी का उसने बता दिए कि अगर ये कम होंगे तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, मैंने ट्रांजैक्शन की मिसाल दे दी कि मैंने कैश पे कर दिए, कैश क्या है हमारे पास एसेट है, ठीक है, मैंने पे कर दिए जब कैश तो एसेट हमारे पास क्रेडिट में आ गया, जब पे करते हैं हम तो जब लायबिलिटीज हमारे पास कम होती है तो हमने ऑटोमेटिकली इसका बता दिया कि ये अपने डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड, समझ आ रही है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन ठीक है जी, विशाल से ठीक था, सुहेल से जी सर। अच्छा, फिर हम आते हैं एसेट साइड पे, एसेट जिस तरह के मैंने इससे पहले की बातों में बता दिया कि जब भी हमारे पास एसेट इंक्रीज होता है प्लस में आता है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जब हमारे पास माइनस में आता है तो हम उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, क्या कहते हैं
and as the figure increase the left side, you can say the debit side, while the decrease you will not credit side. The उल्टा लगेगा. सही है तो सर, जब एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड. हाँ सही, ठीक था. यस. अच्छा, फिर हम आते हैं कैपिटल. कैपिटल के लिए, कैपिटल मैंने आपको बताया कि हमारा टोटल सरमाया जितना मेरे पास पैसे और इसमें मैंने लगाए उसके लिए, तो उसके लिए हम रूल एज ए लाइबिलिटीज यूज करते हैं. लाइबिलिटी का रूल ये है, ये प्लस में के अंदर कैपिटल के लिए कि जब मतलब डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड. ठीक है. यस. गेन फ्रॉम, गेन आर इनकम्स, जो हमारे पास इनकम्स होते हैं. ठीक है, पैसे हमारे पास आते हैं और उससे हम पैसे निकालते हैं. उसका क्या होगा, जब हमारे पास डिक्रीज डिक्रीज आएगा, कम होगा तो हम डेबिट साइड में उसको लेके जाएंगे. ठीक है, तो डेबिट. और अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास इनकम जो है वो जब माइनस होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लेके जाएंगे. और अगर सेम इसी तरह मेरे ख्याल में उसका भी ये दोनों सेम आ रहे हैं जी. यहाँ से हो, ये मेरी स्टेटमेंट ठीक है. यहाँ पे डिक्रीज इन द डेबिट साइड. Debit to sir among assets or expenses we can say. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, फिर हम आते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ. अगर हमारे पास डिक्रीज ऑन क्रेडिट साइड व्हाइल द इंक्रीज ऑन डेबिट साइड. एक्सपेंडिचर हमारे पास वो एक्सपेंडिचर जब हमारे पास डिक्रीज कम होंगे तो हम उसको क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे. ठीक है, एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाले. और इसमें बताया कि एक्सपेंडिचर हमारे पास माइनस होते हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और अगर ज्यादा होते हैं तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं. सही है. यस. ये हमारे पास जो पोस्टिंग का ऑर्डर होता है उसमें हमारा वास्ता इन चीजों से थोड़ा है. ठीक है, हम आते हैं कि राशन रूल शुड बी अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट. अच्छा, डेबिट क्रेडिट रूल जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले. सही, क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, ये खुद वैसे कोई बात नहीं है, इससे कुछ नहीं बनता. जब तक कोई ट्रांजैक्शन होती है तो डेबिट क्रेडिट रूल आते हैं हमारे पास, और डेबिट क्रेडिट रूल हमारे पास यही फॉलो करते हैं. यही पर हमें बताते हैं कि हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो वो जितना किस किस जगह पे होते हैं. तो हमारे पास मिसाल के तौर पे क्रेडिट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी एंड गुड्स के लिए क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स और योर डिक्रीज. प्रॉपर्टी और क्रेडिट रिप्रेजेंट, जब हमारे पास कोई भी चीज डिक्रीज होती जा रही है तो हमारे पास ये रियल अकाउंट में आती है. क्रेडिट रूल का मिसाल के तौर पे ये मैं बता दूं, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, दोनों का क्या रूल है. ये एक डॉक्टर है एक कंपाउंडर है, सब नाम है. ठीक है, रूल के लिए क्या हमारे पास आता है कि जब एक ट्रांजैक्शन होती है किसी की बैंक में तो हमें मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए पैसे. ठीक, मैसेज आ जाता है. मगर जो क्रेडिट आता है तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो डेबिट क्रेडिट रूल उसकी तरीके से हम यूज करते हैं. इसी तरह लायबिलिटी, एसेट वगैरह, एसेट ज्यादा होते हैं तो मिसाल के तौर पे हम डेबिट के क्रेडिट को कम होते हैं तो क्रेडिट साइड पे कैपिटल और लायबिलिटी, इनकम वगैरह ये सारा का रूल मिसाल के तौर पे जिस तरह हमने भी डिफाइन कर लिया उसी तरह जा रहा है. ठीक है बच्चे. यस. तो ये मैंने इसलिए वैसे किस्सा डाल दिया था. ठीक है, Yes. ट्रायल बैलेंस की तरफ हम आते हैं. ऑलरेडी हमने ट्रायल बैलेंस एक ऑर्गेनाइजेशन का पहले से कर चुके. ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनता है असल में साल के आखिर में. हम यहाँ पे आज डेली बेसिस का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. डेली बेसिस, ठीक है, डेली बेसिस. ट्रायल बैलेंस के हमारे पास क्या होता है, एसेट ट्रांजैक्शंस को हमने देखते हैं, लायबिलिटीज
ठीक, जैसा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में है, ये इन दोनों के बराबर होगी। एसेट हम इस तरह करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम किस तरह लेते हैं, एसेट को हम इस तरफ साइड पे सारे लिख देते हैं, लायबिलिटीज आ जाती है और इधर इक्विटी आ जाती है। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ा ये क्या होता है, हम यहाँ पे लिखे होते हैं ट्रायल बैलेंस। ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है ब्रेन इंस्टीट्यूट फॉर द पीरियड एंडेड, क्या मिसाल के तौर में बता दो, आज के दिन के लिए इसका टाइटल होता है। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस की शायद इसके बाद हमारे पास हो इसका परमानेंट किया जाए, मगर ट्रायल बैलेंस का बड़ा टाइटल इधर ये होता है। एक साइड पे सारे एसेट होते हैं और ये दोनों लायबिलिटीज पे इसका जो दोनों का टोटल आता है वो इक्वल होता है। ठीक है ना, ये ट्रायल बैलेंस का है। ट्रायल बैलेंस की मिसाल हम एक साल के आखिर में 5 महीने बाद, महीने के बाद, मगर यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करने के लिए हम करते हैं कि ट्रायल बैलेंस डेली बेसिस पे बनाते हैं। डेली बेसिस पे किस तरह बनाते हैं, मिसाल के तौर पे हमें पैसे आ गए, मिसाल के तौर पे हमें कैश आ गया, फीस से मिसाल 10,000। ठीक, कैश हमारे पास 10,000 रुपये। अभी ये कैश हमारे पास एसेट की तरफ आ गया। ये कैश हमने किसी तरीके से तो शो करना है। किस तरह शो करना है, अभी ये पैसे हमारे पास आ गए, ये पैसे अब एसेट को दोनों को हमने बराबर करना है। तो अगर इनमें हमारे पास पैसे तो है, अगर हमारे ऊपर कोई खर्चा बढ़ता है या किसी के पैसे बढ़ते हैं तो वो इस साइड में लायबिलिटीज में आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए, 8,000 रुपए मिसाल के तौर पे हमारी लायबिलिटीज है। ठीक है, साथ में अगर यही पैसे 100 है तो इसमें हमने ऐसा कर दिया है कि 10,000 रुपए में 8,000 रुपए हमने दिए, बकाया पैसे कितने रह गए, 2,000। सिंपल सी मिसाल मैं ले रहा हूँ, सिंपल सी। मैंने आज सैलरी ले ली 50 रुपए की, सिंपल सी। ठीक है, यहाँ से मिसाल 50 रुपए मैंने ले लिए, तो आज के लिए मैं अपना ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस है, या तो मैं इसका खुद बस ऑनर मेरे जेब में पड़े, तो यहाँ पे ऑनर इक्विटी में 50 रुपए फुल आ गया। ठीक है, अगर मेरे ऊपर किसी के कर्जे है और यही पैसे मैंने जाके किसी को दे दिए, तो मैं मिसाल के तौर पे 20 रुपए से दिए, 30 रुपए मेरे पास होंगे, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे हमारे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस यहाँ तक क्लियर है बच्चे? जी सुहेल, मिसाल से हो क्लियर? देखा ना वक्त तो शी टोल तुम्हारा यस ना सरे मत शुइया يا سلزة هو اشتغل ده بيشوني كل بيشوني हाजी और बस कल सका अखो रूटीन कर रुचि तो सिंगर शी असल के मसाला मा बस दरशे वच जम तरावी खत्मी की 20 कम पर 10 पान खैर 20 कम 10 पान खत्मी की मा 11 टाइम मा के 10 मा वा पर मा 11 टाइम इसकी खैर हां बस ब्याह वे तक सार नमाज का पढ़ना। अच्छा, आते हैं हमारे पास टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस। टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस हमारे पास हमारे साथ 2 ट्रायल बैलेंस होता है। एक होता है अनएडजस्टेड और एक होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इसको फाइनल भी कहते हैं। अनएडजस्टेड किसको कहते हैं कि आज के दिन के लिए मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं। ये अनएडजस्टेड है क्योंकि मतलब आज तो मेरे पास पैसे आ गए, कल मैंने पैसे लोगों के भी दिए नहीं, मैंने बिजली के पिछले खर्चे भी कर, तो ये अनएडजस्टेड होता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे मैं एसेट ले लेता हूँ। एसेट मेरे पास मिसाल के तौर पे आज कैश आ गया है हमारे पास 2,000 रुपये। ठीक है, लायबिलिटीज हमारे पास ऊपर नहीं है, तो ऑनर कहता है कि बस ये 2,000 रुपये मेरे पास पड़े। ठीक है, अभी अगर और पैसे आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो महीने के आखिर में हमने ऐसे 1,000 रुपये लोगों के सैलरीज दे दी, साथ में हमने पेबल में मतलब वो कर दिए 500 रुपये का वो कर दिए बिजली का बिल दे दिए,
तो ओनर की इक्विटी कितनी रह गई हमारे पास 500 रुपये। तो ये दोनों आपस में बराबर हो 2000। क्लियर यहाँ तक कि अनएडजस्टेड है। तो ये आज के दिन के लिए। आज के दिन के बाद बस ये पर होगी जब एडजस्ट में आएंगे तो ये महीने के आखिर में आएंगे कि सारे पैसे मिसाल के तौर पे न्याज साहब की अकेडमी है उससे मतलब डेली उसके फीसेस आते हैं तो ये अपने पास रखते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से महीने के लास्ट में बनाएंगे कि इतने टोटल पैसे कितने आए, इसके कितने खर्चे हो गए, कितने इसके पास रह गए, उसका ट्रायल बैलेंस होगा। ठीक है Yes, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं जाते प्रॉब्लम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के साथ प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? सिर्फ ट्रायल बैलेंस में हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि जिस तरह के मैंने बता दिया है कि इन दोनों ट्रांजैक्शन को आपस में इक्वल बनाना है। एसेट इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के। ठीक है, ये समझ आ? तो इन दोनों को हर टाइम हर ऑर्गेनाइजेशन में ये मसले होते हैं कि उनका ट्रायल बैलेंस डेली नहीं होता। उसकी मेन वजह ये होती है कि हम रिकॉर्ड करते टाइम क्रेडिट को डेबिट में डाल लेते हैं, डेबिट को क्रेडिट में डाल लेते हैं, तो उसी वजह से इन दोनों का बैलेंस आपस में पूरा नहीं होता, तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है जनाब। तो हमने पोस्टिंग करते टाइम में डेबिट के रूल के साथ अपने अपना ट्रांजैक्शन देने अपने रिव्यू करते हमारे अपने बैलेंसेस को। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? एंट्री रॉन्ग अमाउंट, मिसाल के तौर पे हमने एक रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर ली, हमने सैलरी वेजेस देने हैं मगर उसको मैंने एक्सपेंडिचर में ले गए, या मिसाल के तौर पे रॉन्ग अमाउंट हमने कर दी, हमें मिले 1000 रुपये, हमने एंट्री 10,000 रुपये की, इस सफर हमसे ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये मसले आ सकते हैं। रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री से कहते हैं मिसाल के तौर पे हमें कैश मिल गया यहाँ पे, सही, आज एक एडमिशन हो गई ब्रेन इंस्टीट्यूट में, तो उसमें हमारे पास आ गए 1000 रुपये। ठीक है, तो हमने या कैश है, या कैश में हमने बैंक में डाल दिया तो हमारे पास कैश आ गया, तो ये कैश डेबिट साइड में चला गया, बैंक क्रेडिट साइड में चला गया। ठीक है, ये हमने इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। अब ये एडमिशन फॉर द एंड या नेक्स्ट डे पे ये एडमिशन कैंसिल हो गया, वो ये फीस रिवर्स करना चाहते हैं, तो इसी ट्रांजैक्शन को हम एडजस्ट करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने का क्या तरीका होता है कि सेम वैल्यू को हम देके जाते हैं, फिर बैंक ऊपर आ जाता है और कैश हमारा नीचे चला जाता है, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट हो जाती है और खत्म हो जाती है। कभी कभार अकाउंटेंट से ये बात हो जाती है कि मतलब कैश और बैंक को ना कैश को ले लेते हैं और उसको लायबिलिटी के साथ करिए, किसी दूसरी जगह तो एडजस्टमेंट के दौरान वो एंट्री ठीक नहीं करते, तो उस वजह से ये हो सकता है। ठीक है ना। दूसरी ये आ गई कि हमारे पास आ गई नो एंट्री, नो एंट्री में कोई एंट्री नहीं बनाई, मुझे किसी ने फीस दे दी, मैंने जेब में डाली, उसकी एंट्री नहीं, लास्ट में हमारी ट्रांजैक्शन का मसला होगा, अकाउंट रिसीवेबल कम होंगे, कैश कम होगा, उसकी एंट्री ना बने, तो इस वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस में मसला आ सकता है। ये फॉर्मेट है डेली ट्रायल बैलेंस के लिए। क्या टाइम हुआ है सर? 2:47। सोहेल साहब सबसे ऊपर देखिए हमने यहाँ पे ले लिए सारे एसेट 1 2 3 4। ठीक है, Yes, sir. ये डेली के हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, महीने के लास्ट में हो रही है या डेली के दिन के लास्ट में हो रही है, तो हमारे पास कैश हाथ में 7000 रुपये हैं, अकाउंट रिसीवेबल पैसे हमने वसूल होने हैं लोगों से, आपके सप्लाई 3000 रुपये की हैं, ऑफिस इक्विपमेंट हमारा जो सामान है वो भी 55,000 रुपये की। इसके बाद ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आते हैं, ये क्या चीज है? लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज में हमारे पास बैंक लोन, हमने बैंक से कोई कर्जा लिया हुआ है वो आ गया, साथ में हमारे पास पेबल, अकाउंट पेबल है, हमने किसी को पेमेंट देने,
स्टॉक कॉमन स्टॉक, जो कॉमन स्टॉक हमारे पास किसी के शेयर्स हमारे ऊपर है उनको पेमेंट करनी है, ठीक है। कंसल्टेंट रेवेन्यू, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई कंसल्टेंट है और उसने रेवेन्यू लिया हुआ है, हमने उसको पे करना है, तो अभी हमारे पास डेबिट साइड पे आएगी, सही है। फिर हम आते हैं रेंट एक्सपेंडिचर, ये एडेड एसेट और यहाँ पे होगी, ये बात खत्म होगी। हम आते हैं यहाँ से अदर एक्सपेंडिचर की तरफ। रेंट हमने किराया दे दिया, ठीक है, साथ में सैलरीज एक्सपेंडिचर, हमने अपने स्टाफ वगैरह सबको सैलरीज वगैरह दे दी, तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हो गई। सप्लाईज यूज जितने भी हमारे पास, मिसाल के तौर पर सप्लाईज यूज की बात ये है कि हम यहाँ पे मार्कर आए थे 10,000 रुपए के, हमसे इस महीने में यूज हो चुके हैं 8,000 रुपए के। यूज का वर्ड इसके यूज है कि जितने यूज हो चुके हैं, बकाया पड़े हुए हमारी इन्वेंटरी में होंगे, ठीक है ना, तो उसके वो खर्चे हो गए। यूटिलिटी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस जो हमारे पास बिल्स आते हैं वगैरह, ठीक है ना, तो वही सिंपली बात है कि हमें कितने पैसे आ गए कैश में, या तो वो कैश में आते हैं या हमें प्लॉट में मिलते, जो भी चीज पैसे हमारे पास आते हैं, ये पैसे अभी हमारे पास 10,000 रुपए हैं, ये हमारे पास दो फॉर्म में होंगे, या तो हमारे हाथ में होंगे या हमने किसी गरीब या ऑनर के पास होंगे। तो इन दोनों का जब हम आपस में लाइबिलिटीज देखेंगे, अगर किसी के हमारे ऊपर पैसे हैं तो उनको दे देंगे लाइबिलिटी, मिसाल के तौर पे 200, और इक्विटी हमारे पास ये 2,000 होगी, इक्विटी हमारे पास आ गई 8,000 रुपए, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने अपने ट्रांजैक्शन को बैलेंस रखना है, क्लियर है कि नहीं? Yes. कोई क्वेश्चन है आज लेक्चर में बताएं? No. ये स्टार्ट करो।